यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी कुछ रेडियस है और उसके बाहर एक शेल है जिसका इनर रेडियस बी और आउटर रेडियस सी है। ठीक है, कुछ पोटेंशियल जैसा ग्राफ ये पूछना चाह रहा है। तो पोटेंशियल का ग्राफ तो चलो ठीक है, हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम एक बार ये सीख लें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो अलग अलग केस लेके थोड़ा सा इसको डील करते हैं। मान लो कभी अपने पास एक स्फीयर या शेल है इस तरह की, और इस शेल के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। थोड़ा सा शेल बना लेते हैं हम लोग पहले, और इस शेल का अपना एक थिकनेस है। ये शेल है, कुछ इसका थिकनेस है, मेटल थिकनेस, मेटल है, और इसके सेंटर पे हम लोग चार्ज रखने वाले हैं, और हमने इसके सेंटर पे चार्ज रखा प्लस क्यू। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात की जाए तो वापस वही कहानी, अगर हम इस मेटल के अंदर कोई भी गाउशियन सरफेस बना के चलते हैं तो गाउशियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, क्योंकि ये गाउशियन सरफेस हमने कहाँ बनाई है? मेटल के अंदर अंदर बनाई है। तो इसके अंदर आने वाला चार्ज नेट एनक्लोज्ड ज़ीरो होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इंड्यूस होगा माइनस क्यू। और क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज कहीं से जनरेट नहीं हो सकता, इसलिए बाहर होगा प्लस क्यू। अब होता क्या है, जो चार्ज यहाँ ये वाला पैदा हुआ है माइनस क्यू, इसका डिस्टेंस सेंटर के चार्ज से सब जगह से सेम है, और सेम होने की वजह से इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बाहर वाले चार्ज का अंदर वाले इस पेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये बड़े आराम से अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब मन में सवाल ये भी आता है, क्यों करेगा भाई? इसलिए करेगा क्योंकि अंदर मौजूद प्लस क्यू और माइनस क्यू अपना एक आइसोलेटेड पेयर जनरेट करेंगे। प्लस क्यू से निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट होने वाली हैं, तो न यहाँ से कोई लाइन बाहर निकल पाएगी, न बाहर से अंदर आ पाएगी। तो ये अंदर वाला सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम बनता है। अब कोई भी पॉइंट जो मैं इस रैड गाउशियन सरफेस पे लूँ, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करना है तो ये समझ के चलें कि जब तक बाहर की शेल पर मौजूद चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, और रेगुलर स्फेरिकल सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तभी होगा जब वो चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कहानी वही है, और चार्ज अब सेंटर पे ना होके थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, सेंटर पे नहीं है, अब सेंटर से थोड़ा परे है। तो ठीक है, कहीं भी हो, वापस अगर एक गाउशियन बनाते हैं हम लोग इस बॉडी पर, ये तो एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने के लिए एनक्लोज चार्ज मस्ट बी ज़ीरो। तो अंदर पैदा तो डेफिनेटली कितना होगा? माइनस क्यू होगा, और बाहर चार्ज कंजर्वेशन को लेकर प्लस क्यू होगा। फिर वापस वही कहानी आती है कि अंदर जो मौजूद प्लस माइनस क्यू है ये वाला, ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? अब ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म। क्यों बनेगा नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि अब आपका चार्ज सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है, इसका डिस्टेंस हर पॉइंट जो शेल पर मौजूद है वो अलग अलग डिस्टेंस होने की वजह से चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन सिमिलरली बाहर की सरफेस रेगुलर है,
वही इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन 0 करना है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, डेफिनेटली यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें बाहर की सरफेस रेगुलर नहीं है, बाहर की सरफेस स्फेरिकल नहीं है, रेगुलर नहीं है, अंदर की सरफेस रेगुलर है बस। तो अगर सेंटर पे चार्ज रखा जाएगा प्लस क्यू, वही मेटेलिक है, तो माइनस क्यू तो अंदर पैदा होना ही होना है, बाहर प्लस क्यू होना ही होना है, लेकिन अंदर का माइनस क्यू डिस्टेंस सब जगह से सेम होने की वजह से यूनिफॉर्म बनने वाला है, जैसा कि पिछले केसों में बना है। लेकिन बाहर वाला सरफेस रेगुलर नहीं होने की वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला केस देखते हैं। मान लेते हैं अभी भी चार्ज सेंटर पे ही है, नहीं, चार्ज को थोड़ा सेंटर से परे रखते हैं, सेंटर वाला तो हो गया है, चार्ज को सेंटर से थोड़ा दूर रखते हैं और बाहर की सरफेस अभी भी इरेगुलर है इस तरह की। तो अब क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, इतने केस डिस्कस करने का तो बता सकते हैं कि अंदर माइनस क्यू बाहर प्लस क्यू, अंदर वाला होगा नॉन यूनिफॉर्म, डिस्टेंस सब जगह से अलग अलग है, और बाहर वाला भी होगा नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि सरफेस इरेगुलर है। अगला मान लेते हैं अंदर की सरफेस भी इरेगुलर है, तो सेंटर बोलने की तो अब कोई ज़रूरत है ही नहीं, और बाहर की भी इरेगुलर है। यहाँ कहीं भी रख दो, अब सेंटर तो कुछ होगा नहीं, तो वापस वही माइनस क्यू और प्लस क्यू पैदा होंगे, लेकिन अब दोनों के दोनों नॉन यूनिफॉर्म चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आ जाते हैं अपन अपने मेन क्वेश्चन पर, और मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस चलते हैं इसकी लैंग्वेज पर, कि अंदर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना। तो ये हो गया अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके बाहर वो अपनी शेल हो गई एक, ये जिसकी अपनी कुछ थिकनेस है, इस तरह से ये शेल है। अंदर वाले की रेडियस ए है, बाहर वाले की इनर रेडियस बी, आउटर रेडियस सी है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है इस लाल लाल नॉन कंडक्टिंग पर है, और वो भी नेगेटिव है। तो अगर मान लेते हैं इस पर टोटल अंदर जो चार्ज भरा पड़ा है वो माइनस क्यू है, तो वही इंडक्शन प्रोसेस से यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा। खैर जो भी है, एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो अपना ये ब्लू कलर वाला शेड है, ये इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। अगर अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आना ही आना है कुछ ना कुछ, जो हमारा फॉर्मूला होता है ρr/3 ε0 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, जो कि हम निकालते हैं बाहर की ओर KQ/r², और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही है, क्योंकि अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे बाहर तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज तो आ ही रहा है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो क्योंकि अंदर वाले पर नेगेटिव चार्ज है तो सेंटर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर जाए तो भी सेंटर की ओर ही आना है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जहाँ भी आप एनक्लोज कर रहे हो इस ब्लू शेड के अलावा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही,
ब्लू शेड के अलावा जहाँ भी जा रहे हो वहाँ नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है टोटल। तो पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे चलेगा? नॉन कंडक्टिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है। उसका ग्राफ थोड़ा सा बताता हूँ मैं। क्योंकि चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो वो ग्राफ पहले ऊपर बनता था पोटेंशियल वर्सेस आर का, अब वो बनेगा नीचे की ओर। वो चालू होता था, अगर आपको बताओ तो 3/2 KQ/R से, और वो चलता था KQ/R तक। फिर उसके बाद वो डिक्रीज होते होते इन्फाइनाइट पे जाके 0 हो जाता था। पर यहाँ कंडीशन अलग है। यहाँ क्या हो रहा है कि ए रेडियस सेंटर से लेकर सरफेस तक तो चल ही रहा है, फिर सरफेस से लेकर बी रेडियस तक पोटेंशियल का वेरिएशन वही है जो चलता आया है, बिल्कुल वही। इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कोई बदलाव हुआ और न ही कोई पोटेंशियल में कोई इस तरह का चेंज आएगा। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आप उस रीजन में चले जाओगे, जो रीजन कौन सा है, ये वाला ब्लू शेड वाला, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। कब तक रहेगा ये कांस्टेंट? जब तक वो सी तक ना आ जाए। और फिर जैसे ही बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस वही आ जाएगा KQ/R² के फॉर्मेट में। तो पोटेंशियल 1/R के हिसाब से चलने लगेगा। तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ आने वाला है। और अगर ये अंदर वाले पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होती तो पूरा ग्राफ कहाँ बन जाता, फिर ऊपर बन जाता। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा अपना सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में इर्रेगुलर शेप्ड नॉन कंडक्टर दिया हुआ है। नॉन कंडक्टर है ये ध्यान रखना है। और कुछ चार्ज वार्ज है उसमें। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में V है, यानी VA माइनस VBV है। और अगर अब इसे एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग शेल हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इट, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एनीवेयर एनी इंडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एनीवेयर नेग्लेक्ट करना है। देखो बहुत ही आसान है। अगर ये एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है इस तरह का, और इसके अंदर कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VA माइनस VB इक्वल्स टू V। मान लेते हैं वो जो दिया हुआ है उसने। और बाहर जो दिया हुआ है उसने एक ऐसी शेल दे रखी है जो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है लेकिन है शेल, और उस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंडक्शन विंडक्शन तो कुछ मानना है नहीं, साफ मना किया उसने। इंडक्शन नहीं मानिएगा, बोले नहीं मानेंगे, उसने बोल दिया तो क्यों मानेंगे फिर। अब अगर इस पर कोई चार्ज है भी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल स्फीयर की वजह से आता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आता है? वो आता है चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसका चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है? जैसे कंडक्टिंग शेल का होता है, और कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है। तो अब अगर शेल लगा भी दी गई तो क्या हो गया? अब पता है क्या हो जाएगा? VA पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ चेंज हो जाएगा। लेट से वो पोटेंशियल हो गया VA प्लस V डैश। VB पर भी क्या हो, B पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, जो पहले था उससे कुछ और चेंज हो जाएगा। लेकिन जो भी बदलाव हुआ वो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से अंदर सब जगह पोटेंशियल इक्वल होता है। अब फिर अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो वापस क्या रहेगा, VA माइनस VB, यानी कि पहले के जैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सही ऑप्शन जाएगा इसका इज इक्वल्स टू V, इज इक्वल्स टू
V।